हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 6 हिंदी के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, भविष्यत कहा, ऑप्शन बी है योगसार, ऑप्शन सी है परमात्म प्रकाश और ऑप्शन डी है पाहुर दोहा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो चरित काव्य माना जाता है। अगर हम चरित काव्य की बात करें तो लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्य को ही चरित काव्य कहते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी चरित काव्य रचे गए थे जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था या फिर किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में जो धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा है वो सबसे फेमस था। तो आपका इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य में आता है, तो लौकिक में जो आएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भविष्यत कहा। उसके बाद देखते हैं अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सी जो रचना है वो पुष्पदंत की नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमचर्यु जो है वो पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। और अन्य जो आपको 3 रचनाएं दिख रही हैं वो सभी जो है पुष्पदंत की रचना है, जैसे कि महापुराण, जय कुमार चरियु और जशहर चरियु। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। नहीं है ये आपको पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, महापुराण जो है वो स्वयंभू कवि की रचना नहीं है। फिर देखते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं, उनका नाम बताना है हमें। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस भाषा का जो है सबसे पहला उल्लेख हमें इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। इन्होंने मुकरी लिखने का भी सर्वप्रथम प्रयास किया था। कई बार पूछा जाता है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। फिर देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। फिर है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। फिर देखते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है हमको ये बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना ही इसका उद्देश्य है, क्योंकि इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए कई पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति जो है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राउल वेल जो है एक शिलांकृत कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, राउल बेल किस तरह की रचना है। तो अगर हम राउल बेल की बात करें तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है ये एक प्राचीनतम हिंदी कृति है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराजा गोविंद चंद्र ने सभा पंडित महाराजा गोविंद चंद्र के जो सभा पंडित थे दामोदर शर्मा, उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। फिर देखते हैं, उक्ति व्यक्ति ये ग्रंथ है क्या है, आपको ये बताना है, ये महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है या व्याकरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये एक व्याकरण है। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। फिर देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा जो है वो आदिकाल की है। आपको आदिकाल की भाषा बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ब्रिज भाषा जो है वो आदिकाल की भाषा है, क्योंकि उस समय की जो रचनाएं हैं वो इस भाषा में देखने को मिलती है।
फिर देखते हैं रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासो ग्रंथ जो है वो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। हम ये जान लेते हैं कि डिंगल पिंगल क्या होता है। तो डिंगल, ये दोनों जो है वो एक प्रकार की शैलियाँ हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचना के लिए डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था और कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। जब भी कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वे हिंदी बोली के कर्कश शब्द को अपनाता था, लेकिन जब वो पिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वो कोमल शब्दावली को अपनाता था, जिससे क्या हुआ, कोमल शब्दावली का विकास होने लगा। और डिंगल में चूंकि एकदम कर्कश शब्दावली थी तो इनका जो विकास था वो सीमित था, इसलिए अगर हम बाद में देखें तो इसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ और पिंगल शैली जो है वो लोकप्रिय होती चली गई थी और उसका ब्रिज भाषा में विगलन हो गया था। फिर देखते हैं चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अगर हम चारण काल की बात करें तो डॉक्टर ग्रियर्सन और राजकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को ही चारण काल कहा था। फिर देखते हैं निम्न में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। नहीं आपको ये पूछा है तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। शारंगधर जो है वो 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता था उस काल में। फिर देखते हैं वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। नहीं आपको ये बताना है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था, जबकि अन्य जो दिया गया है आपको, जैसे कि आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन और इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण और युद्धों का सजीव और गयात्मक वर्णन, ये सभी जो हैं वो उस समय पाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस विषय का वर्णन नहीं होता था, तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेक है जो नहीं आ पाया है, मैं बता रही हूँ। वो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। क्या नाम दिया है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चारण काल। हिंदी साहित्य का जो 700 से 1400 ईस्वी का कालखंड है उसको सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का नाम दिया था। थैंक